आइए हम लोग जो है क्लास 10th की एनसीईआरटी पर भी जो है आज चर्चा शुरू करेंगे। हम लोग के पास 10th बची, इसके बाद 11th 12th चार बुक्स और बची हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 15 नवंबर तक पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद आप लोग की इकोनॉमी शुरू हो जाएगी। तो हम लोग 15 नवंबर से इकोनॉमी शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एनसीईआरटी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग के संपर्क में हों, तो आप उन्हें जो है ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि बिल्कुल फ्रेश बैच जैसा हो जाएगा अभी ये, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और भी रहेगी कि फ़ीस जो है अब इसकी रिवाइज की जाएगी एनसीईआरटी बैच की, और अब फीस को जो है सीधा सीधा 2000 रुपये कर दिया जाएगा। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, अगर 15 नवंबर के पहले पहले तक ज्वाइन कर लेता है, 15 तारीख के पहले तक, तो वो पुरानी फीस पर ज्वाइन करेगा। आफ्टर 15th जो कोई भी ज्वाइन करेगा वो दूनी फीस दे करके ज्वाइन करेगा। ऑल डन। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर दूं आप लोग के बीच में। अब विंडो, ये मैं इसको कर दूं। यस, दिस वन। ये दिख रहा है आप लोगों को सत्ता की साझेदारी? अब सत्ता की साझेदारी जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो यहाँ पर दो सवालों को जो है ये एक साथ रख करके जो है आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। पहला सवाल ये डिस्कस करना चाहेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका के मध्य तुलना करेंगे। बेल्जियम और श्रीलंका के मध्य तुलना जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ही अपने अपने महाद्वीप में समंदर के, श्रीलंका तो पूरी तरह से समंदर में टापू के तौर पर है, बेल्जियम समंदर के किनारे पड़ा हुआ है। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे बेल्जियम विजिट करने का मौका मिला है। आप में से किसी को याद होगा कि बेल्जियम आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों आपको याद आना चाहिए बेल्जियम? नन? अरे कुछ तो बोलो भाई आप लोग। क्या मेरी आवाज नहीं जा रही आप लोग को? सर बेल्जियम का तो मुझे तो चॉकलेट ही याद आ रही है। बेल्जियम की चॉकलेट याद आ रही है? अच्छा। सुनिए, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स में है। और अच्छा ब्रुसेल्स अच्छा। जो है वह नाटो का हेड ऑफिस है। इस वजह से भी हमें याद रखना चाहिए। तो बेल्जियम जो है वह यूरोप में एक छोटा सा देश है। यहाँ पर बेल्जियम और श्रीलंका को कंपेयर कर रहे हैं। किस लिहाज से कंपेयर किया जा रहा है? बेल्जियम और श्रीलंका को कंपेयर किया जा रहा है कि एक ही देश में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। यानी कि एक ही देश में अगर आप देखिए तो जैसे भारत में हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हिंदी बोलने वाले हैं, कन्नड़ हैं, तमिल हैं, तेलुगु हैं। तो जातीय, भाषाई, धार्मिक, कई तरह के आधार पर एक ही देश में रहने वाले लोग होते हैं, जिसे कि ये जातीय बुनावट भी शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिसे कि हम इंग्लिश में डेमोग्राफी शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। डेमोग्राफी, या फिर इसे जनांकिकीय शब्द से भी हम जानते हैं। जनांकिकीय। तो जनांकिकीय शब्द भी हम यहां पर ले सकते हैं। तो ये कहते हैं कि ये जो जनांकिकीय जब डिफरेंस आता है तो इसको जो है आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि जब आप जनांकिकीय को लेकर के आते हैं, और मान लीजिए कि कोई एक देश है,
देयर इज ए नेशन। उस देश में कई तरह के लोग रहते हैं, है ना। जैसे कि इसमें आई भी रहता है, जे भी रहता है, के भी रहता है और एल भी रहता है। कई तरह के लोग हैं। मैं यहाँ जो कुछ भी लिखा हूँ दिख नहीं रहा है, तो ये मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ कि मान लीजिए कि यह कोई एक देश है। इस देश में आई भी रहते हैं, आई रहता है। इस देश में जे भी रहता है, इस देश में के भी रहता है और इस देश में एल भी रहता है। तो ये वर्ग हैं। आई जो है वह आई भाषा बोलता है, जे भाषा बोलता है, के भाषा बोलता है और एल भाषा बोलता है। तो हर एक की अपनी अलग एक विशिष्टता होती है। अगर सभी लोगों को अलग अलग विशिष्टताओं के साथ काम करने की पूरी आजादी दी जाए, तो वह समाज, वह देश और बेहतर तौर पर खिलेगा। आप इसको मेरी इस बात से समझिएगा कि मान लीजिए कि आप जो है जिस देश, जिस समाज में रहते हैं, एक गांव है वो, और उस गांव में कुछ मोची हैं, कुछ बढ़ई हैं, कुछ घर जो है पता चला कि किसान हैं, तो एक घर में डॉक्टर है, एक घर में वकील है, दो घर में वकील है, एक घर में जो है, दो घर में मास्टर हैं। अब अलग अलग लोग अलग अलग तरह के काम को करते हैं। किसी को मौसम का बड़ा अच्छा नॉलेज है, किसी को गांव की परंपराओं की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो किसी को आधुनिक विज्ञान की बहुत अच्छी नॉलेज है। तो वह देश, वह गांव कब तरक्की करेगा? जब हम सबका उपयोग करें, या वह गांव तब बेहतर काम करेगा कि जब हम सबको आपस में लड़ा दें, प्रधानी के चक्कर में हम कहें अरे ये जो मास्टर लोग हैं ना, ये बहुत खराब लोग होते हैं, ये लोग जो है बच्चों को भड़का देते हैं, जिससे कि बच्चे जो है नए तरीके से सोचने लगते हैं और हमारे गांव की परंपराएं खराब हो रही हैं। और आप लोगों ने क्या किया, बाकी कहा हाँ 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 हाँ, और उसी में पता चला कि गांव में रेडियो कम्युनिटी भी है, और उसमें जो है दो चार जो है समाचार प्रस्तुत करने वाले लोग हैं, वो सब भी जो है प्रधान से पैसा ले ले करके, देसी मुर्गा खा खा करके टीचर के खिलाफ, टीचर कम्युनिटी के खिलाफ खूब झाड़ बोल रहे हैं। और आपको लगा कि आपके गांव की तरक्की रुकी इसलिए क्योंकि टीचर कम्युनिटी यहां पर है, तो आपने उनको पीट पाट करके भगा दिया। अब क्या होगा ऐसी दशा में कि टीचर के चले जाने के बाद आपको टीचर कम्युनिटी से ही चिढ़ हो गई, तो क्या आपका गांव तरक्की करेगा? जैसे कि कुछ लोगों को इस देश में बुद्धिजीवी होने से दिक्कत है कि ये तार्किक बातें क्यों करते हैं। बुद्धिजीवी का मतलब क्या है कि जो लोग तार्किक बातें करते हों, पढ़े लिखे हों। तो अगर मास्टर को मार करके भगा दीजिएगा, तो फिर क्या डॉक्टर काम कर पाएगा? या फिर आपको डॉक्टर कम्युनिटी से चिढ़ हो जाए? तो जब भी समाज होता है, तो समाज में जहां पर भी चार बर्तन रखे होंगे, उन चार बर्तनों में टकराव आएगी ही। जिंदा इंसानों की बस्तियों में कोलाहल हुआ करते हैं साहब, शांति तो मरघटों की पहचान होती है? मैंने बढ़िया शेर पढ़ दिया है, पता नहीं आप लोग को समझ में आया कि नहीं, कि जिंदा इंसानों की बस्तियों में तो कोलाहल होती है साहब, शांति तो मरघटों की पहचान होती है। ये साहब अब
क्लैश है तो नेतृत्व का काम क्या है? नेतृत्व का काम है कि वह झगड़े सुलझाए, या नेतृत्व का काम है कि झगड़े और उलझाए, कि कपड़े देख करके उपद्रवियों को पहचानिए? नहीं, जो नेतृत्व है, जो राष्ट्र हित में, समाज हित में, मानवता के हित में काम करेगा, वह हर वक्त जोड़ने की बात करेगा। और जब आप जोड़ने की समाज में बात करते हैं तो समृद्धि और होती है। आप मेरी इस एग्जाम्पल को एक और तरीके से समझिए कि आप एक गांव में सिर्फ और सिर्फ गेहूं बोइए तो वह गांव समृद्ध होगा, या वह गांव समृद्ध होगा जहां पर कुछ लोग गेहूं बोए हों, तो कुछ लोग दाल बो दिए हों, कुछ लोग सरसों बो दिए हों, अलग अलग फसलें जो संभव हैं वो ले लें। कुछ लोगों के पास आम के बाग हों, कुछ लोगों के पास पपीता का बाग हो, तो कुछ लोगों के पास अलग बाग हो। कौन सा गांव समृद्ध होगा? तो जाहिर सी बात है कि समृद्धि समानुपाती होती है विविधता की। समृद्धि समानुपाती होती है विविधता की। Prosperity is directly proportional to diversity. समृद्धि समानुपाती है, यानी कि समृद्धि उतनी ही होगी जितनी अधिक की विविधता होगी। लेकिन कई जगहों पर इस विविधता को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है, और विविधता को बढ़ावा देने वाला अगर पूरी दुनिया में चैंपियन नाम लीजिए, कोई एक लीडरशिप रहा है, तो वह कौन रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और विविधता से सबसे अधिक चिढ़ने वाले का नाम आपके जेहन में कोई आया? किसी के जेहन में कोई आया है? वर्तमान प्रधानमंत्री जी, हिटलर। दुनिया के संदर्भ में है? तो पूरी दुनिया के संदर्भ में नहीं समझा सर। ले, मुझे लगा कि सिर्फ भारत के संदर्भ में बोलना है। एक आप ही नहीं तरह मोदी जी की मोहब्बत में रुसवा है, और लोग भी हैं इस मोहब्बत में फरा। ठीक है, तो हिटलर, मैं पूरी दुनिया के बारे में बात कर रहा हूँ कि द बेस्ट पर्सन इज, अगर अमेरिका के बारे में मैं बात करूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में, तो इफ समवन will ask me, sir, can you exactly tell me why America is that much prosperous country, and what is the main reason of the prosperity of the America? So then I will tell them it is the diversity. ये पूरी दुनिया के लोगों को अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं कि आइए साहब। और जब ट्रम्पवा जैसे कुछ नेता हो गए, माफ करिएगा, ट्रम्प को ट्रम्पवा में कहूंगा तो ट्रम्प को बेइज्जती महसूस नहीं होगी, है ना? लेकिन पता नहीं क्यों उस शख्स का नाम जो है ना, हमें यूपी बिहार में जो बच्चे एकदम चंठ टाइप के स्कूल में होते हैं, वैसे भगवान शकल भी उसको ऐसे दिया है कि उसके बारे में आप अच्छा सोच भी नहीं सकते। तो उसने जब वहां पर उस सिंगुलैरिटी के बारे में बात किया, एकाकीपन के बारे में जब बात किया, तो अगर आप देखेंगे तो अमेरिका का नाश भी वहीं से शुरू हो जाता है। आज अमेरिका पतन की राह पर है। अब अमेरिका निसंदेह वर्ल्ड लीडर के तौर पर नहीं बचा हुआ है। तो ये कहते हैं कि यहां पर दो देशों का एग्जांपल लेते हैं, बेल्जियम और श्रीलंका। दोनों में अगर आप उठा करके देखेंगे तो जातीय विविधता थी। क्या थी इन दोनों में? जातीय विविधता।
और जातीय विविधता के साथ साथ भाषाई विविधता भी थी। तो ये दोनों तरह की जो है चैलेंजेस इनके सामने थे। तो यहां पर ये दोनों को कंपेयर करते हैं कि दोनों ने अपने जातीय और भाषाई विविधता, और प्रारंभ में इस विविधता के कारण दोनों ही देशों में संघर्ष होता है, और इस संघर्ष को, इस तनाव से दोनों देश कैसे उलझे, इस चैप्टर में यही कहानी आपको मिलेगी। बेल्जियम कहते हैं कि यूरोप का छोटा सा देश है, हरियाणा से भी छोटा है। बात सही है, 3 घंटा गाड़ी चलाइए तो बेल्जियम के एक सिरे से दूसरा सिरा पार हो जाएगा। अब हमारे यूपी में आ जाइए साहब, आप 3 घंटा में जिला पार नहीं कर पाएंगे। हमारे यूपी में क्या, भारत के किसी भी राज्य में चले जाइए तो एक भ्रम की स्थिति तैयार होती है, जिस पर किसी कवि ने बहुत बढ़िया लिखा है कि सड़क बीच गड्ढे हैं कि गड्ढे बीच सड़क हैं, कि सड़क ही गड्ढे हैं कि गड्ढे ही सड़क हैं। तो साहब 3 घंटा तो इसी भ्रम को सुलझाने में आपको लग जाएंगे, आप पार नहीं पाएंगे, वहां पूरा देश पार हो जाता है। और इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से मिलती हैं। मैं इनमें से नीदरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग गया हूं, जर्मनी मुझसे छूटा हुआ है, अब तक ये नहीं गया हूं मैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़े अधिक है। इतना तो, इससे ज्यादा तो हर 10 साल में केवल उत्तर प्रदेश वाले पैदा कर देते हैं, यानी कि हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश की समाज की जातीय बुनावट, डेमोग्राफी जो है वो काफी जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लामिश इलाके में, फ्लामिश शब्द ये है, फ्लेमिश, फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। बेल्जियम में रहने वाले लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? डच लैंग्वेज। डच का मतलब क्या हो जाता है? नीदरलैंड। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। तो ये कितना हो गया? 99%। 1% हिस्सा वह जर्मन बोलते हैं। तो अब देखिए, ज्यादा बोलने वाले लोग कौन से हैं? डच हैं। लेकिन जो राजधानी ब्रुसेल्स है वहां के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा में। यानी कि कैपिटल में जो पूरे देश में अल्पसंख्यक हैं, वह कैपिटल में बहुसंख्यक बन जाते हैं। अब जो बहुसंख्यक हैं वह कंपैरेटिवली जो है कम समृद्ध और कम ताकतवर रहे हैं। लेकिन जो अल्पसंख्यक फ्रेंच समाज है वह ज्यादा समृद्ध और ज्यादा ताकतवर है। और जो डच भाषी लोग थे उनको जो है नाराजगी हो गई 1950 से 1990 के बीच में। ठीक है, 1960 के दशक में, 90 नहीं 60 के दशक में। तो ये कह रहे हैं कि जो फ्रेंच आबादी है और डच आबादी है, इनके बीच में तनाव बढ़ने लगा। और इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप अगर कहीं दिखा तो ब्रुसेल्स में दिखा। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर थे। ये डच की कहानी को याद रखिएगा कि तनाव यहां पर भी होता है। इस स्थिति की तुलना श्रीलंका से करिए। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। अच्छा, क्या आप में से कोई बता सकता है कि जब भी भारत का मैप बनाया जाता है तो साथ में श्रीलंका का मैप क्यों बनाया जाता है? चलिए, कौन बताएगा?
आज संख्या बहुत कम है आप लोगों की, फिर भी कौन बताएगा इस सवाल का जवाब? देखो भैया, ऐसे सन्नाटे में पढ़ोगे भारतीय तो क्लास ही उपमहाद्वीप। बंद कर दूंगा। मुझे इस तरह से जो है इतने बुरे स्टूडेंट्स कभी भी नहीं बनने चाहिए। सर, मुझे 3 कारण महसूस होते हैं सर। एक तो 3-4 कारण है सर। जैसे एक तो भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा कह सकते हैं उसका सर। दूसरा, वहाँ रहने वाले में तमिल लोगों की संख्या काफी ज्यादा, हालांकि ये मैटर नहीं करता, लेकिन एक है सर कि जो भारत का ये सबसे दक्षिणी पॉइंट है, वो उससे काफी ज्यादा ऊपर की ओर नहीं है। और भौगोलिक तौर पे अगर दिखाने का कोशिश करेंगे ये ऑर्डिनेट्स पॉइंट के हिसाब से, तो जो अपना कुछ पॉइंट से वो नीचे की ओर है, तो उस वजह से वो हमारे साथ आ जाता है। फिर भारत की सीमा सर, ये भारतीय ये हिंद महासागर जो है उसके कारण भी इसको सम्मिलित कर लिया जाता होगा। मुझे ये रीजन लगते हैं अच्छा, सर, ये एक्चुअली नहीं सवाल जो जानता। है पहली बार आप सुने या इससे पहले भी कभी आपने सुना था? ये पहली बार मैं तो सुन रहा हूँ सर। इसके पहले नहीं सुने हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बड़ा पसंदीदा सवाल है कि आईएएस में पूछा गया सवाल, केवल 1% लोग ही दे पाए हैं सही जवाब। पता नहीं कौन आईएएस में इस तरह के सवाल पूछता है। इसका सीधा सा जवाब है कि जितने पड़ोसी देश हैं सब आते हैं भारत के मैप में। कभी गौर करिएगा आप लोग, तो वो भी है। क्या भारत का मैप बनता है तो बांग्लादेश में चिन्हित होता है? क्या भारत बनता है तो नेपाल चिन्हित नहीं होता, भूटान चिन्हित नहीं होता है, पाकिस्तान नहीं होता है, अफगानिस्तान नहीं होता है, कि चीन नहीं होता है? तो जब तक हम अपने बॉर्डर जिनके साथ साझा हो रहे हैं उनको हम नहीं दर्शाएंगे, तब तक हम मैप बनाएंगे कैसे? खतौनी तक तो बनाई जाती है, तो अगर आपकी खतौनी बनाई गई है तो जाहिर सी बात है कि अगल बगल में किसके खेत हों तो दर्शाया ही जाएगा ना। उसके बगैर आपका जो है पैमाना कैसे बनेगा? तो लोगों ने जो है सवाल पूछ पूछ के भ्रम में डाल दिया। तो सोचने वाले को लगता है कि सिर्फ श्रीलंका ही दिख रहा है, लेकिन श्रीलंका नहीं, बाकी सभी देश दिखते हैं। ठीक है ना? मुझे लग रहा है इस वजह से मैं भारतीय उपमहाद्वीप शब्द का जिक्र किया सर, हाँ, तुमने और सही फिर कहा। तो ऑर्डिनेट्स 2 जगह पॉइंट जो पर है इस लाया सर। सवाल का जवाब दिए गए थे, पर इसका सीधा जवाब है कि सभी पड़ोसी देश दिख रहे हैं। जी सर, अब समझ में आ गया कि जहाँ जहाँ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं उससे मिलेंगे सर। दिखाएंगे। मुझे लगता है कि आज जी बाकी लोगों का पढ़ने में कोई इरादा नहीं है। मैं क्लास बंद कर दूं आज? नहीं सर। एक्चुअली मेरे यहाँ पे ना नेटवर्क इशू हो रहा है और इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि सर एक तो मेरे ना घर पे आज मैं अकेली हूँ, मेरी दादी बीमार है, उनकी वजह से मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। तो अकेली घर पर हो तो भी पढ़ ही रही हो। सर मैं इस टाइम पे 2 काम कर रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ और खाना भी बना रही हूँ, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा मुझे वही दिक्कत हो बात रहा था, है। एक गाना बना था बहुत पहले कि मम्मी डैडी नहीं है घर पर, पिछले कमरे में बैठ कर के, पता नहीं आगे क्या है, मतलब उतना याद नहीं आता है मेरे को। पर मुझे लगता है कि अगर मम्मी डैडी नहीं है घर पर तो सबसे पहला जो चीज़ नज़र आता है लोगों को किचन ही नज़र आता है। कि आज कुछ ना कुछ तो पटांग करते ही हैं। मैंने न जाने बचपन में कितनी कढ़ाइयाँ फूकी हैं। तो नहीं सर, इसका रीजन ये है क्योंकि एक तो आज मेरी दादी बीमार है और उनको, वो हार्ट पेशेंट है, तो सर वो बीमार होने की वजह से उनको रोटी टाइम पे देना ज्यादा जरूरी है। ओके, तो मतलब पूरी तरह से अकेले नहीं है आप, तो आप नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती। यस सर। वरना 2-4 कढ़ाई तो फूक ही देनी चाहिए। बाकी लोगों का क्या है? अनिका, अनुज, अनुज, हाँ अनुज। सर ये इसलिए थोड़ा सा अलग दिखाई देता है और कंफ्यूजन में इसलिए आ जाते हैं ऐसे भी कि एक जलीय सीमा साझा करता है, बाकी सभी स्थलीय सीमा से कनेक्ट होते हैं, तो सबको लगता है कि ये तो स्थलीय सीमा से हमारे पास में है, लेकिन इसको क्यों दिखाते हैं जबकि ये जलीय सीमा हमारे साथ साझा करता है। और सर दूसरा, सर अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है सर राम सेतु, वो सर इसका हाईलाइट पॉइंट है जिससे सर दुनिया से, भारत वाले से अपना हिस्सा मानते हैं सर। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आज इंटरेक्शन इतना कम क्यों है? क्या पढ़ने में मन नहीं लग रहा है?
या फिर मैं जो है सूरज को छोड़ करके बाकी सबको जो है मैं आज क्लास से बाहर ही कर दूं? प्रीति, अनिका, अनु, जरा जवाब नो दिए। सर, मन को लग रहा है सर, बिल्कुल लग रहा है। नहीं तो अगर बिना इंटरेक्शन के बैठोगे तो सत्यनारायण की कथा सुन के मैंने हमेशा से बोला है कि मुझे ऐसे स्टूडेंट बिल्कुल नहीं चलेंगे। पढ़ते रहिए, जिंदगी भर कुछ नहीं होगा। सर आपने क्वेश्चन पूछा ना तो मैं मैप की तरफ देख रही थी और मैं सोच रही थी जो आप आंसर दिए ना कि नेपाल एंड ऑल ये सब भी तो दिखता है, वही जस्ट मेरे माइंड में है। फिर नहीं सूरज जी ये बोलने सब लगे। जो है ना, हम भी कभी स्टूडेंट थे, तो ऐसे जो है ना बच्चा समझ के बहकाइए मत। नहीं सर, ये सच है सर, मेरे को बहुत अंदर से खुशी हुआ कि हम सही सोच रहे थे, लेकिन नहीं, हम सही बोले नहीं, सोचना मुझे नहीं है, लगा। जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे आपका सही सोचा मैंने नहीं लगता है। प्रीति जी और सर। अनिका, तुम लोग की क्या हाल है? सर है इंटरेस्ट पढ़ाई। लग नहीं रहा है, मुझे तो लग रहा है कि सीधे बाहर ही करें। ठीक है, तो श्रीलंका द्वीपीय देश है। ये जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी कितनी है? 2 करोड़ बेल्जियम से ज्यादा है, यानी कि हरियाणा के बराबर है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। सबसे प्रमुख अगर यहाँ पर कोई है तो वो सिंघली लोग हैं। अभी आजकल एक गाना चला है ना, श्रीलंका की कोई आकर के गाई है, पता नहीं कैसे कैसे उसके बोल हैं, रुकमा उकमा करके जो उसमें उन्होंने गाया हुआ है, तो वो भी सिंघली भाषा में ही गाना है। जो ओरिजिनल गाना आप सुनते हैं तो वो सिंघली भाषा में है, और जिनकी आबादी करीबन 74% है। फिर दूसरा नंबर तमिलों का आता है जो 18% है। तमिल में भी तमिलों को फिर 2 भाग में बांटिए, श्रीलंकाई मूल के तमिल और भारतीय मूल के तमिल। लेकिन उसमें वो गाना है सर, क्या वो गाना है सर जो वो गाना है जो सर, वो भी एक नई मूवी थैंक्स गॉड में आया सर। हाँ, उसका हिंदी उसका वर्जन गाना उन्होंने कर दिया है। उसका लेकिन वो पूरा ओरिजिनल गाना है जो कि वास्तव में बहुत अट्रैक्ट करता है, समझ में नहीं आता लेकिन बहुत बढ़िया लगता है। वो सिंघली भाषा में है ना? और इसको सूरज तो गा के भी बता सकते हैं। उसका क्या है सर, मन हमारे सुकुमारी तकले माँ कुछ इस तरह करके कैसे सर? मुझे तो पता नहीं, सुना भी नहीं सर अभी तक। हाँ, ये बढ़िया तरीका है। हाँ, ये अनुज उसके बोल सही बोल रहे हैं, मनिहारी और पता नहीं कौन कौन सा बना करके। ये देखिए जो बेल्जियम के बारे में उन्होंने बताया था, बेल्जियम का चित्र इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो बेल्जियम के चित्र को इन्होंने कैसे बनाया है कि जो इन्होंने ये केसरी रंग से बनाया हुआ है, ये वहाँ की राजधानी ब्रुसेल्स है, यही नाटो के हेड ऑफिस भी है। ये जो येलो कलर में है ये जो है फ्लेमिश है, जो यहाँ पर के डच भाषी लोग रहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे तो कितने परसेंट लोग हैं? 59%। और ये जो रेड कलर से बना हुआ है ये वेलोन है, जिसको कि 40% जो है, और ये फ्रेंच है, और ये जर्मन भाषी लोग हैं केवल 1%। तो अगर देखिएगा तो देखने में ही लग रहा है कि इसका एरिया इसके मुकाबले ज्यादा है। यानी कि जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर क्षेत्रफल कम है, और जहां पॉपुलेशन कम है वहां पर क्षेत्रफल ज्यादा है। बल्कि ये जो ब्रुसेल्स भी है, ब्रुसेल्स में भी अगर आप देखिएगा तो यही वाले लोग ज्यादा हैं और ये वाले लोग कम हैं। एक चीज जो मैं हमेशा मानता हूं कि पॉपुलेशन की तेज ग्रोथ के पीछे हमेशा या ज्यादा घनी आबादी के पीछे गरीबी और अशिक्षा ज्यादा जिम्मेदार है, बढ़ती जनसंख्या के पीछे। यानी कि अगर आपको अपने देश में जनसंख्या वृद्धि को रोकना है तो आपको कानून बनाने की जरूरत नहीं है, शिक्षा का प्रसार करिए और लोगों के लिए नए रोजगार के सृजन पर आप काम करिए, रोजगार सृजन पर काम करिए तो रुकेगा। अगर आप इसे देखेंगे तो बेल्जियम के केस में भी आपको यह स्पष्ट तौर पे दिख जाएगा। ठीक है ना?
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर आपको दिख रहा है। और ये देखिए इन्होंने जो ब्लॉक में लिखा हुआ वो भी बहुत अच्छी चीज लिखी है कि एथनिक या जातीय ये क्या चीज है। अक्सर करके आप देखते होंगे कि एथनिक समूह के बारे में बात होता है या जातीय समूह के बारे में बात होता है। तो इस शब्द को यहाँ पर डिफाइन बहुत अच्छा किया गया है। ये कहते हैं कि ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है जो एथनिक समूह बोला जाता है या जातीय वर्ग बोला जाता है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। अगर हरियाणा में आप पूरे भारत में आप देख लीजिए तो पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की जो शारीरिक बनावट है वो अलग अलग है। कश्मीर में देखिए तो इतने जो है गोरे गोरे लोग होते हैं कि आटे की बोरी में गिर जाएं तो उनको चलनी से चाल करके बाहर करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेंगे वो। तमिलनाडु की तरफ देख लीजिए, इतने काले हैं कि अमावस की रात में टार्च न लिए हो तो खोजना मुश्किल है। तो गुजरात साइड में, राजस्थान साइड में इतने लंबे लंबे हैं कि ताड़ के वृक्ष पर सीधे हाथ बढ़ा करके बल्ब लगा दें। तो वहीं पर नॉर्थ ईस्ट में कद में इतने छोटे होते हैं कि खरगोश उनको टप्पा मार के भाग जाए। तो सभी जगहों पर अगर हम कहें तो जो ये निर्जातीयता है वो हर एक देश में भिन्न होगी। इसीलिए भारतीय संविधान में जब कभी भी बात की जाती है तो वह क्षेत्रवाद को भी समाप्त करने के लिए लगातार बात करती है। किसी भी जातीय समूह के सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं कि ऐसे समूह के सदस्य वाले किसी एक धर्म के मानने वाले हों या उनकी राष्ट्रीयता एक हो। ये अलग अलग धर्म को भी मानने वाले हो सकते हैं। जैसे अब गुजरात में जब लंबे लंबे होते हैं या जब कश्मीर में इतने गोरे गोरे होते हैं तो वह किसी भी धर्म के हों वह इतने ही गोरे होंगे। और तमिलनाडु में अगर काले होंगे तो वो एक ही होंगे। मैं आप लोग को एक कहानी शायद कभी सुनाई हो या न सुनाई हो। जब मैं लंदन में पढ़ता था तो वहां पर जिस हॉस्टल में मैं था तो वो लंदन का जो है सेंट्रल हिस्सा हुआ करता था और जहां पर मैं पढ़ता था हॉस्टल में रहता था तो उसके ठीक सामने एक जो है चाय की दुकान थी। हमारे भारत की तरफ चाय की दुकान नहीं होती है कि कहीं पर जो है आप बर्तन वगैरह जो है लगा करके शुरू हो जाइए टेबल ला करके। बाकायदा एक दुकान थी, शॉप थी, शीशे के दरवाजे वगैरह थे सबके। उसमें 4 लोग काम करते थे। आंखों से सब मानुस थे, चेहरे सबके सुने सुनाए से थे। मतलब हमारी तरह गेहूं रंग के थे। अब पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों को त्वचा के रंग के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है, सफेद, काले और रंगीन। तो ये जो एशियन मूल के साउथ एशिया के लोग होते हैं ये रंगीन त्वचा के लोग माने जाते हैं। हालांकि स्पेनिश वगैरह भी होती है, उनकी जो स्किन कलर होती है थोड़ी सी येलोइश होती है, लेकिन हम लोगों की जो कलर मानी जाती है वो कलर मानी जाती है। मैं गेहूं कहना पसंद करता हूं। तो वो सबकी शक्ल ऐसी थी, थोड़ा कोई ज्यादा गोरा था तो कोई थोड़ा ज्यादा काला था, बस इतना का अंतर होता है।
तो हुआ क्या, अब जैसे वेस्ट इंडीज पहले जो है जब ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी और वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में मैच होता था, तो हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि तब पिक्चर उतने क्लियर आते नहीं थे। तो अगर कंट्रास्ट बढ़ा दिया जाए तो वेस्ट इंडीज वाले समझ में ही नहीं आते थे, सब काले हो जाते थे, केवल कपड़ा दिखाई देता था। और अगर ब्राइट कर देते थे तो वेस्ट इंडीज वालों की शक्ल दिखाई देती थी, इंग्लैंड वालों की गायब हो जाती थी, क्योंकि तब उनका कपड़ा और स्किन का कलर मैच कर जाए। तो मैच देखने में फिर भारत वाले ही सही लगते थे, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर हमेशा बना रहता था। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये डिफरेंस जो है, हम लोग जब मैं बात कर रहा था कि उस चाय की दुकान पर हम जाते थे तो क्या होता था, चाय की दुकान पर वो लोग सुने सुनाए से लगते थे, तो हम हिम्मत करके बात करने की कोशिश किए। जब बात करने की कोशिश किए तो पता क्या चलता है भैया कि ये सारे लोग जो हैं उनमें से जो पहला है वो, उससे मैंने बात किया कि भैया आप कौन हैं, तो उसने बताया कि हम जो है बैंगलोर के रहने वाले हैं। तो जैसे उसने कहा कि मैंने जैसे उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो नाम बताया। फिर मैंने पूछा कि आप कहाँ से हैं, फ्रॉम वेयर यू आर, तो उसने बोला कि इंडिया से। तो ऐसा लगा कि जैसे बचपन में हम लोग जो है साथ में क्रिकेट खेले हों। ये बात अलग है कि जैसे ही आप मध्य प्रदेश का बॉर्डर पार करेंगे तो महाराष्ट्र आते ही आते आपको मराठी नाम की गुंडागर्दी शुरू हो जाती है। तो उनको बस पता चल जाए कि आप यूपी बिहार से हैं, तो वो आपके साथ जो है बदतमीजी पर उतारू हो जाते हैं। और ऑलमोस्ट सब होते हैं, वो आपको लूटने में, आपके साथ बदतमीजी करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। यहाँ तक कि अगर आप उनकी यूनिवर्सिटी वगैरह में भी पढ़ रहे होंगे तो आपको हर तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं मराठी लोग। क्यों? क्योंकि उनको हमारे और उनके बीच में एक क्षेत्रीय विभिन्नता नजर आती है। आजकल खुद उनकी जो है उसको बोलते हैं मराठी अस्मिता, मराठी माणूस प्रथम आहे। आजकल मराठियों की इज्जत दो गुजरातियों के हवाले है। एकनाथ शिंदे उनका जो है कठपुतली बना हुआ है। लेकिन वहां पर ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग कितना जो है, मतलब बस इतना हृदय में आ रहा था ये कि मैं भैया राम कह करके जो है उनके गले मिल जाऊं। अगले दिन अगले वाले से पूछा मैंने, 2-4 दिन के बाद, अगले दिन नहीं 2-4 दिन के बाद मैंने पूछा, तो मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ से रहने वाले हैं, दूसरे बंदे से। तो उसने कहा कि फ्रॉम इंडिया। हमने कहा दैट्स गुड, और अच्छा लगा मुझे कि चलो यहाँ सब इंडियन है। इंडिया में कहाँ से आप हैं, तो बोला कराची से। अब चौंकने की बारी मेरी थी। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि भारत में भी कराची नाम की जगह हो कोई। भाई अब कराची हलवा तो भारत में मिलता है, तो ऐसा थोड़ी कि पाकिस्तान से आता है। मैंने सोचा कोई छोटा मोटा जगह होगा। तो उसने कहा कि नहीं, मैं हूं पाकिस्तान से, लेकिन हमारी आइडेंटिटी जो है वो इंडिया के नाम से नहीं है। मैंने कहा ठीक है, इंडियन ही लोग बोलते हैं हमको। हमारी जो एथनिसिटी है, जिसकी कि यहाँ पर चर्चा की गई ना, एथनिक, या हमारी जो जातीय पहचान है पाकिस्तानियों की, वह इंडिया के नाम से ही बनती है। फिर तीसरा बंदा मिला, आप कहां से, इंडिया से। हमने कहा इंडिया में कहां से, तो बोला मुर्शिदाबाद से, यानी बांग्लादेश से। चौथा भी मिला इंडिया से। इंडिया में कहां से, जाफना रीजन से, यानी श्रीलंका से। तो अब देखिए, एथनिसिटी जो उनकी है वह सेम है, एथनिसिटी नहीं बदल रही है। फिर बदल क्या रही है? अगर एथनिसिटी नहीं बदल रहे हैं तो हम
हम चेंज कर रहे हैं एथनिसिटी की जगह उनके रीजंस चेंज कर रहे हैं, लेकिन फिर वो एक ही एथनिसिटी के लोग क्यों कहलाए, एक ही नृजातीयता के जातीयता या नृजातीयता के लोग क्यों कहलाए? क्योंकि हमारा रंग रूप वेश भाषा लगभग समान है। अब आप कहेंगे कि वेश भाषा कैसे समान है? अब देखिए कि गजल हमारी तरफ भी गाई जाती है, उनकी तरफ भी गाई जाती है, ठुमरी हमारी तरफ भी गाई जाती है, उनकी तरफ भी गाई जाती है। आप श्रीलंका की तरफ देख लीजिए, मनिहारी बलिहारी उधर भी समझ जाते हैं, इधर भी समझ जाते हैं। हालांकि सिंहली लैंग्वेज और तमिल लैंग्वेज में बेसिक अंतर है, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है लोगों की। इसी तरह से बांग्लादेश में या तो बंगाली बोली जाएगी या तो उर्दू बोली जाएगी। यही बात हमारी तरफ भी है, या तो हम भी बंगाली बोलेंगे या फिर उर्दू बोलेंगे। सेम चीजें रहती हैं, वो बदलती नहीं है। तो हम जब भी हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि हम लोग तो एक ही वंश परंपरा के सदस्य हैं। तो राष्ट्र जरूरी नहीं है, देश जरूरी कि एक ना हो, लेकिन निजातीयता एक हो सकती है। बात समझ में आई? किसी के न समझ में आई तो जी सर, कर सकता है। जी सर, ऑल गुड? जी सर, समझ सर आया ये एक सर। बार दोबारा लेकिन सर इतने बड़े क्षेत्र के हिसाब से क्या एक स्पष्ट निर्जातीयता को देख सकते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका देख सबको एक सकते हैं। सम्मिलित रूप में ये देख रहे हैं कहानी तो। इस तरह से है सूरज कि एक कई देशों में एक ही नृजातीयता के लोग हो सकते हैं और एक ही देश में अलग अलग नृजातीयता के लोग भी हो सकते हैं। जैसे कि भारत और पाकिस्तान में एक ही नृजातीयता आप पा सकते हैं, उधर भी जी सर, राजनीति के नाम पर धर्म की कट्टरता, इधर भी राजनीति के नाम पर धर्म की कट्टरता, उधर भी मूर्ख राजनीति में, इधर भी मूर्ख राजनीति में, उधर भी उर्दू, इधर भी उर्दू, उधर भी जो है उनकी संस्कृतियां, उनका कल्चर, इधर की संस्कृति और कल्चर एक जैसे हैं। हमारे तो इतिहास भी साझा है, लेकिन अब जरा बिहार और महाराष्ट्र में तुलना कर लीजिए। क्या आप ये कह सकते हैं कि एक ही देश के अंदर एक ही नृजातीयता है? नहीं सर। तो एक देश में, मैं इसको इस तरह से पढ़ाता हूं या मैं इस तरह से मैं बताता हूं कि राज्य और राष्ट्र अलग अलग हैं। नृजातीयता राष्ट्र का आधार तैयार कर देती है, लेकिन नृजातीयता राज्य का आधार नहीं तैयार करती है। एथनिसिटी could be the ground of nations, but it cannot be the ground of states. So you can find many nations within a state, and you can find a nation across the states. दोनों चीजें संभव हैं। एक ही राज्य में कई राष्ट्र हों। भारत में उठा करके देखिए, क्या भारत में एक ही राष्ट्र है? मैं पहले भी कोट कर चुका हूं, मुझे बहुत प्यारा लगा राहुल गांधी का वो बयान। मैं आपकी क्लास में पहले भी बोल चुका हूं कि राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया इज नॉट अ नेशन, इट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो संबित पात्रा और अमित शाह जैसे लोग उनका मजाक बनाने लगे। अच्छा ठीक है भैया, कि जब अमित शाह और संबित पात्रा जैसे लोग मजाक बना रहे तो समझ लेना चाहिए कि आदमी ठीक काम कर रहा है, क्योंकि संबित पात्रा और अमित शाह को जो है कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी की जानकारी नहीं है। ये अभी पहले की क्लास में चर्चा हो रही थी हम लोगों की। क्यों?
क्योंकि इट हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ दैट इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नेशन या राष्ट्र जो होता है वह भौगोलिक सीमाओं में नहीं बंधता है। पंछी, नदियां, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, ये उनके परे भी होते हैं। और एक ही राज्य में कई सारे राष्ट्र होते हैं। ना मेरी मानिए तो उन्हीं अमित शाह से पूछिए कि इंडिया का मैप देखा है, शायद देखा भी हो कभी, अगर उनको विधायक खरीदने से फुर्सत मिली हो तो उसी एक राज्य में, भारत में कई राष्ट्र आपको मिलेंगे। अब सोच के देखिएगा, कई राष्ट्र क्या, पूरा का पूरा अलग एक महाराष्ट्र मिलेगा। तो महाराष्ट्र क्यों है? क्योंकि उसकी अपनी अलग निर्जातीयता है, उसकी अपनी अलग संस्कृति है, उसकी अपनी अलग भाषा है। कई सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं साहब, ये जो है आपने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पहले अलग झंडा क्यों होता था? अरे साहब, कर्नाटक में भी होता था। झंडा अलग होना राज्य क्रिएट नहीं कर देता है, राष्ट्र करता है। महाराष्ट्र पूरा अलग है। गुजराती छू मां, गुजराती छोरा छू बोलने वाले लोग ही राष्ट्र इस निर्जातीयता को बढ़ावा देते हैं। इतने साल तक देश के प्रधानमंत्री रहने के बावजूद अभी अमृत को अमृत नहीं बोल पा रहे हैं, अमृत बोल रहे हैं। हिंदी ढंग से नहीं आई बोलने, अरे जिंदगी में कभी आएगी। क्यों? क्योंकि वह निर्जातीयता को राष्ट्र से और राष्ट्र को राज्य से कनेक्ट करके बैठे हैं, जो कि एक गलत अवधारणा है। एग्जाम में ये लोग लिखते थे तो काट करके 0 नंबर दे दिया जाएगा। ये सब अलग अवधारणाएं हैं। एक ही देश में कई निर्जातीयता हो सकती है और कई देशों में एक ही निर्जातीयता हो सकती है। निर्जातीयता देशों की सीमाओं से नहीं बदलती है। इसी बात को इन्होंने यहां पर मेंशन किया है कि यह जरूरी नहीं इसलिए कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हों या उनकी राष्ट्रीयता एक हो। हाँ सूरज। सर, निर्जातीयता और नस्ल में कितना फर्क है सर? निर्जातीयता सांस्कृतिक आधार को बताती है और नस्ल जो है वह बायोलॉजिकल आधार को बताती है। लेकिन कभी कभी समानार्थी अर्थ में भी प्रयोग किया गया है। जी सर, इसी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था उसमें। नहीं, ये एक्चुअली में निर्जातीयता कल्चरल है। ओके सर, ठीक है ना। अब श्रीलंका पर आइए। यहां तो आपने बेल्जियम का देख लिया। अच्छा, बेल्जियम में आपने सिर्फ संघर्ष देखा है, समाधान अभी तक नहीं देखा है। अब आइए श्रीलंका पर। मैं अनुज से, प्रीति से, निधि से, अनु से, एनी से, सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था का जो मेरा पहला चैप्टर है, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में। भारतीय राज्य व्यवस्था का यूट्यूब पर जो पहला चैप्टर है उसको जाकर के जरूर से जरूर देखिएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बल्कि इसका पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर तो आप लोगों के लिए अमृत समान है। उसको जरूर से जरूर पढ़ें आप लोग। बल्कि मैं कहूंगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 चैप्टर जो हैं ये जरूर से जरूर पढ़िएगा आप लोग। मैं पहले का लिंक शेयर कर दे रहा हूं, बाकी आप लोग उसी प्लेलिस्ट से जाकर के जरूर से जरूर देखिएगा। ग्रुप में कर दे रहा हूं। ठीक सर, आप लिंक जी सर, है ना, वो जरूर से जरूर आप लोग पढ़िएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं।
तो कहते हैं कि श्रीलंका में क्या है, तो श्रीलंका में सबसे पहले कहे कि श्रीलंका में सबसे ज्यादा कौन से लोग हैं। अगर श्रीलंका के बारे में बात करें तो श्रीलंका में भाषाई आधार पर 2 लोगों को दिखाया, हालांकि इसके अलावा भी हैं, अभी हम 2 लोगों को लेते हैं। एक है सिंघली और दूसरे हैं तमिल। बहुसंख्यक कौन है, ये बहुसंख्यक है। और तमिल भी 2 तरीके के हैं, एक श्रीलंका मूल के तमिल हैं और दूसरे भारतीय मूल के तमिल हैं। भारतीय तमिल मैं लिख दे रहा हूं इसको, यह भारतीय तमिल है। यह भारतीय तमिल है। तो ये तमिलों को भी 2 भाग में बांटा, लेकिन ये जो तमिल टोटल हैं ये कैसे हैं, यहां पर अल्पसंख्यक हैं, ठीक है ना। ये मैं इसको हटा देता हूं। हालांकि अगर धर्म के आधार पर देखें तो धर्म के आधार पर इनमें से ज्यादातर जो हैं वह अगर आप देखिएगा तो बौद्ध हैं। ये जो भारतीय तमिल हैं यह औपनिवेशिक शासनकाल में वहां पर जो चाय वगैरह के बागान बनाए गए, तो श्रीलंका के लोगों को चाय की खेती नहीं आती थी, तो भारत से लोगों को ले गए। और अगर मौजूदा जो है श्रीलंका के नक्शे पर आप जो है गौर फरमाएं तो आप पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। यानी कि जो ऐसे श्रीलंका का जो है मैप बनता है, तो ये जो हिस्सा है जिसको कि मुख्य रूप से जाफना एरिया बोला जाता है, यहीं पर तमिल लोग रहते हैं। हाँ सूरज बोलो। सर वहाँ बौद्ध में तमिल लोग हैं सर, ये यहाँ से जाने वाले लोग बौद्ध नहीं है सर, बौद्ध वहाँ जो पहले से थे वो लोग हैं सर। बहुसंख्यक बौद्ध है, मैं ये बोल रहा हूं। और बौद्ध जो हैं वो सिंघली में भी हैं और तमिल में भी हैं। वहां पर तीसरी जो कम्युनिटी है वो मुस्लिम्स की है। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो बौद्ध हैं, हिंदू हैं, तमिल मुस्लिम्स हैं और क्रिश्चियंस हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। ये जो सिंघली लोग हैं अगर इनके बारे में देखिएगा तो ज्यादातर सिंघली जो हैं वह बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में से हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। शायद आप इसी पॉइंट को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में ठीक ठाक मात्रा में नहीं ये सर, लोग मैं पुराने हिसाब से चला सर। नहीं कन्वर्ट होते चले गए। जहां पर जो मेजॉरिटी में होता है उसमें कन्वर्जन भी होते हैं। और वो श्रीलंका, मेरा सर उसमें हाँ बोलो। एक बार कहीं पढ़े थे सर कि अशोक के द्वारा जब अशोक के वंशज जब वहाँ गए थे महेंद्र ये गुप्ता। बोधिविश, हाँ जी सर, तो उसके बाद ही वहाँ बौद्ध धर्म का अच्छा खासा प्रसार हुआ था और बौद्ध धर्म वहाँ बहुसंख्यक रहा है हमेशा से। हाँ तो बहुसंख्यक में तो उस चीज को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या जो है जब बाद में लोग गए हैं तो उनमें से कुछ लोग बुद्धिज्म में कन्वर्ट नहीं हुए होंगे, हुए होंगे। कन्वर्ट शादियां कन्वर्ट वगैरह तो हो हुए जाती होंगे सर। हैं, ये मैं मानता हूँ कि नंबर्स कम हैं, पर मैं यही चीज तो कर रहा हूँ ना कि बौद्ध वहां पर बहुसंख्यक हैं। पर यहाँ पर बहुसंख्यक को आप भाषा के आधार पर लिखिएगा, यहाँ पर धर्म उतना अधिक प्रभावी नहीं है, ठीक है ना। अगर हम कहें तो श्रीलंका की आबादी में तकरीबन 7% लोग ईसाई हैं और ये लोग सिंगली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब अगर हम देखें तो बेल्जियम में डच भाषी लोग बड़ी संख्या में फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनके बीच की लड़ाई बढ़ जाती थी और संभव था कि देश बढ़ जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंघली आबादी का बहुमत ज्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। तो देखा जाए कि दोनों देशों में हुआ क्या, ये तो समस्या थी। पहले हम श्रीलंका का देखते हैं कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका 1948 में आजाद होता है
और सिंघली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्यक के दम पर प्रभुत्व जमाना चाहा। नतीजा क्या हुआ कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंघली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपने बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कदम उठाए, यानी कि बहुसंख्यकों को जो है ज्यादा प्रमोट किया गया। 1956 में एक कानून बना जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंघलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण देगी और बढ़ावा देगी। तो अब धीरे धीरे देखिए तो सिंघली भाषा को ही यहां पर प्रमोट किया जा रहा है, जैसा कि बहुत कुछ आज आपके वर्तमान भारत में हो रहा है। अगर आप देखिए तो वर्तमान में आप प्रधानमंत्री को क्या करते हुए पाते हैं। आप पिछले 2-3 महीने में प्रधानमंत्री के प्रमुख खबरों को बताइए कि जिसकी वजह से आपने प्रधानमंत्री को खबरों में देखा होगा। क्या करते हुए देखा है? केदारनाथ चले गए, दिवाली मना रहे हैं, अयोध्या में दिया जला रहे हैं, यही सब करते हुए तो आप उनको देख रहे हैं। प्रधानमंत्री को किसी गंभीर विषय पर आपने, या इकोनॉमी की स्थिति पर, पेट्रोल की कीमत पर आपने बात करते हुए देखा है? रोजगार पर जो है इस देश में बात करते हुए देखा है? बड़ी संख्या में युवाओं की जो डेथ हो रही है उसको लेकर के सरकार की किसी प्लानिंग, आप किसी भी विषय पर सरकार की प्लानिंग को करते हुए देखिए, आपको कहीं नहीं नजर आएंगे। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंका तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर के उनमें बेगानापन बढ़ाया। बौद्ध धर्मावलंबी सिंघलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा, ये थोड़ा सा नीचे चला गया है ना, और संस्कृति को लेकर के असंवेदनशील हैं। अब अगर श्रीलंका को देखिए तो श्रीलंका में ये जो येलो कलर बना हुआ है ये सिंघली लोगों का है। ये जो थोड़ा हल्का डार्क है यह भारतीय तमिल है। ये जो ज्यादा डार्क है ये किसके लिए है? तो ये आपका जो है श्रीलंकाई तमिल के लिए हैं। और ये जो बीच में कुछ पैचेस हैं छोटे छोटे, ये किसके हैं? तो ये जाहिर सी बात है कि वहां पर मुसलमानों के लिए हैं। तो इस तरह से जो है उस पूरे एरिया को इन्होंने बांटा है। अब यहीं पर बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं, ये परिभाषा आप लोग को नोट करनी होगी। जैसे ऊपर निर्जातीयता की परिभाषा इन्होंने दी थी, एथनिसिटी क्या होती है, उसी तरह से बहुसंख्यकवाद की भी परिभाषा आप लोगों को रटनी होगी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इनको क्या लगा कि जो यहाँ के जो अल्पसंख्यक तमिल वर्ग है उनको ये लग रहा है कि सरकार जो है उनके हितों की अनदेखी कर रही है। अब हम लोग जब लोकतंत्र को पढ़ रहे थे तो लोकतंत्र को पढ़ते समय हमने क्या देखा था कि लोकतंत्र में बहुसंख्यकवाद नहीं होता है। जैसा कि अक्सर जो भी पार्टी सरकार में होती है तो कहती है हम बहुमत के आधार पर चुन करके आए हैं, हम बहुमत के आधार पर चुन करके आए हैं। अरे गधों, तुम लोग आईएएस मार्गदर्शक पर इंडियन पॉलिटी क्यों नहीं पढ़ते हो? वहां पर बताया गया है कि लोकतंत्र बहुसंख्यक के अनुसार ऐसा शासन होता है जिसमें अल्पसंख्यकों की हितों और भावनाओं का ख्याल रखा जाता है। और जब नहीं रखा जाता है तो अंततः बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच में संघर्ष बढ़ता चला जाता है। ये बात आप लोगों ने बेल्जियम के संदर्भ में भी देखा और ये बात आप लोग यहां पर इनके संदर्भ में भी देख रहे हैं, श्रीलंका के संदर्भ में भी। अब प्रश्न एक बार फिर उठता है कि बहुसंख्यक समुदाय के शासन में क्या हर्ज, हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, अब दोबारा चर्चा नहीं करेंगे। तो श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार के समान अवसरों की मांग को लेकर के संघर्ष किया। अगर आप देखिए तो नेपाल में भी यह संघर्ष है वर्तमान में, लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों को स्वायत्तता नहीं दी गई और इसको लेकर के धीरे धीरे 1980 के दशक तक आते आते श्रीलंका में
एक आतंकवादी संगठन बना जो लिट्टे था, और यहां पर उत्तर पूर्वी श्रीलंका में कहा गया कि हमको जो है एक अलग सरकार बनाने दीजिए जिसे स्वतंत्र तमिल ईलम नाम दिया गया था। लिबरेशन ऑफ तमिल ईलम, LTE इसको नाम दिया गया था। श्रीलंका में धीरे धीरे अविश्वास बढ़ता चला गया और इसके कारण गृह युद्ध हो गया, और परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष में हजारों लोग मारे गए, अनेक परिवार देश छोड़ करके भागे, लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई और कई तरह की दिक्कतें हुई। और अगर वहां पर गृह युद्ध ना होता तो श्रीलंका जो कि इतने गृह युद्ध झेलने के बाद वो कई सारे जो है विकास सूचकांक में हमसे बेहतर सोचिए श्रीलंका का होता, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं और जनसंख्या का वह दबाव उनके ऊपर नहीं है। लेकिन श्रीलंका की स्थिति खराब होती चली गई। अब इसके उलट अगर बेल्जियम में आइए तो बेल्जियम में क्या हुआ, तो बेल्जियम में बहुसंख्यक ने शासन नहीं किया, उन्होंने संविधान बनाया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय और सांस्कृतिक अंतर रहेंगे। 1970 और 1993 के बीच में उन्होंने संविधान में 4 संशोधन करके यह सुनिश्चित किया कि देश में रहने वाले किसी को भी बेगानेपन का एहसास नहीं कराया जाएगा। यह नहीं कहा जाएगा कि फ्रेंच बोलने वाले फ्रांस चले जाएं, डच बोलने वाले नीदरलैंड चले जाएं, और मित्रों जर्मनी बोलने वाले जर्मनी चले जाएं। तो मेरे प्यारे देशवासियों, अगर इस तरह से लोगों को भेजा गया तो फिर पूरे बेल्जियम में बचेगा कौन? फिर भारत को जाके कब्जा कर लेना चाहिए। तो सर आप मिमिक्री बहुत अच्छा कर लेते हैं। हम थोड़ी मिमिक्री करते हैं, वो हमारी करते हैं, कभी पूछ लेना। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए जो व्यवस्था की वो बहुत ही कल्पनाशील है, यानी कि सब लोग मिलजुल करके रहें। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो, यानी कि दोनों। अच्छा, यहां पर यह भी देखिए कि जर्मनी के लोगों को उतनी तवज्जो नहीं मिल रही है, लेकिन फ्रेंच और डच लोगों को मिल रही, क्योंकि एक्चुअल जो है पॉपुलेशन उन्हीं का। तो कि दोनों पक्ष के लोग सहमत हों, एक तरफा फैसला नहीं होगा। और केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के, हमारे यहां भी इस चीज की व्यवस्था है कि जब संविधान के प्रमुख संशोधन तभी हो सकते हैं जब विशेष बहुमत हो, और विशेष बहुमत में सबकी बहुमत चाहिए। कहते हैं कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी कि विकेंद्रीकरण किया गया। श्रीलंका में इसके उलट केंद्रीयकरण किया गया। श्रीलंका में मांग रहे हैं कि हमको स्वायत्तता दो, और वहां पर नहीं दे रहे हैं, लेकिन बेल्जियम में बिना मांगे दे रहे हैं। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और उसमें दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। तो इस तरह से अगर आप यहां का मॉडल उठा करके देखिए तो ये बहुत बेहतर है। अब ये प्रश्न उठाती है, और ये प्रश्न पर हम लोग कल चर्चा करेंगे कि ये
क्या कोई समाधान हुआ कि संविधान में कोई कहे कि किस समुदाय से कितने मंत्री बने? एक्चुअली में दो डोमिनेटिंग समुदाय है वहां पर, तो वहां पर और लगभग बराबर की आबादी है, तो इस तरह का डिवीजन हो सकता है। भारत में इस तरह का डिवीजन धर्म या भाषा के आधार पर नहीं हो सकता है, इसलिए यहां पर क्षेत्रीयता के आधार पर कर दिया जाता है। और ये देखिए आप कि यहां पर जब भी कोई पता वगैरह लिखा जाता है तो वह हमेशा द्विभाषीय होता है, वह डच में भी होता है, और ये जो है रुइडेला, मोंटेग्नी, बर्ग, यह जो आपको लिखा गया है यह आपका फ्रेंच है, और ग्रैंड पैलेस ग्रोटेमार्क ये आपका डच है। ये ऊपर वाला फ्रेंच है, नीचे वाला डच में दिया गया है। तो ये बेल्जियम में किया गया। अब इसके उलट फ्रांस ने क्या किया, अभी बेल्जियम पर ही बात कर रहे हैं। तो इसने कहा कि केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा तीसरे स्तर की भी सरकार है, यानी कि सामुदायिक सरकार। तो ये ठीक वैसी जैसे कि भारत में है, हमारे यहाँ की ग्राम पंचायतें या पंचायती राज, इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वे जहां भी रहते हो इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। और जब एक ही जो है नृजातीयता की सरकार होती है तो वह अपनी संस्कृति, अपनी भाषा की रक्षा भी कर लेती है। अब बेल्जियम का मॉडल हमको जटिल लग सकता है, लेकिन इसके मुकाबले खुद बेल्जियम वालों को यह बहुत सफल रहा, और इससे देश में कोई भी गृह युद्ध नहीं हुआ और बेल्जियम टूटा नहीं है। और जब अनेक देशों ने मिलकर के यूरोपीय संघ बनाया तो उसका भी मुख्यालय उन्होंने ब्रुसेल्स में चुना। नाटो का भी हेड ऑफिस ब्रुसेल्स से चुना, क्योंकि वो शांत है, स्थिर है और विभिन्न समुदायों को आपस में समायोजित कर लेता है। ठीक है, अब श्रीलंका की कहानी पर पढ़ें कि श्रीलंका में क्या हुआ था। श्रीलंका की कहानी नहीं दिया क्या इसने? अच्छा, श्रीलंका में क्या हुआ कि श्रीलंका में, अच्छा श्रीलंका का समाधान नहीं दिया। श्रीलंका में विवाद को बढ़ावा दिया गया, तो जिससे क्या हुआ, श्रीलंका में तनाव की स्थिति आई, कत्लो गारत हुआ, लेकिन इसके मुकाबले बेल्जियम में नहीं हुआ। तो इस तरह से दो अलग अलग देशों ने इस झगड़े को अलग अलग तरीके से सुलझाया। जहां पर बहुसंख्यक वाद के आधार पर सुलझाया गया वहां पर बहुसंख्यक भी सुरक्षित नहीं रहा, और जहां पर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक साथ में चले वह नित नए तरक्की को करता गया, वहां पर नित नए शांति जो है बनी रही, और वहां पर किसी तरह का विवाद नहीं होता है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर रोक रहा हूं। कल इसके बाद हम लोग संघवाद की विशिष्टताओं पर पढ़ेंगे। पीडीएफ शेयर कर रखी है, चर्चा आप लोग के साथ होती रहेगी। रात को 9:15 बजे फिलॉसफी की क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें। आप सब जिंदाबाद रहें।